नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल फिर आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में सरल रेखा में गति हम पढ़ रहे थे। अब सरल रेखा में गति में आज लेक्चर नंबर 7। क्या ये इस क्लास का या इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है? नहीं, हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें हम अपेक्षित गति पर और सवाल करेंगे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन साथ में करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले देख रहे हमने क्या पढ़ लिया। विराम गति पढ़ लिया, द्वितीय विस्थापन, उसके हमने चाल और वेग, फिर त्वरण। त्वरण में हमने देखा गति के समीकरण है ना, त्वरण से ही मिलकर गति के समीकरण बनते हैं। फिर उसी में हमने एक समान गति एक समान त्वरण समझा, उसी के फिर हमने गुरुत्व के अधीन गति पर सवाल करे पिछली क्लास में। फिर हमने गति का आलेखीय विश्लेषण देखा बेटा, क्या देखा? गति का आलेखीय विश्लेषण। और अब हम अपेक्षित गति भी देखेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में थोड़ा स्टार्ट करेंगे अपेक्षित गति क्या होता है, इसका फील लेंगे और अगली क्लास में फिर सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में पहले आलेखीय विश्लेषण पर उदाहरण करने वाले हैं और उसके साथ साथ अपेक्षित गति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उदाहरणों के साथ ही हम क्लास को शुरू करेंगे आज पूरी क्लास में, मतलब स्टार्टिंग के 20-25 मिनट तक हर बार जैसा हम करते हैं, थोड़े से उदाहरण अगली क्लास की लगता है कि बढ़िया रिवीजन होता है हमारा। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा है फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं बेटा। हमको पता है कि एक्स बी और ए में जो संबंध होता है, आपने 1000 बार बता दिया है कि एक्स बी और ए में संबंध क्या होता है। यहां पर अगर आप अवकलन करोगे dx बटा dt तो v मिल जाएगा, उसी प्रकार से v का अवकलन करोगे तो dv बटा dt से त्वरण ज्ञात हो जाएगा। त्वरण से फिर अगर आपने मान के चलो समाकलन का a dt का तो आपको वेग में परिवर्तन मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपने फिर यहां पर v dt का समाकलन करा तो आपको विस्थापन मिलेगा या स्थिति में परिवर्तन मिलेगा। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हमने समझा कि x ग्राफ हो तो x ग्राफ की जो ढाल होती है, x ग्राफ की ढाल से हमें वेग ज्ञात होता है। और वो वेग कौन सा होता है, ध्यान रखना, x ग्राफ है कैसा भी ग्राफ है, उसका अगर आपने वेग ज्ञात किसी क्षण पर तो वो ताक्षणिक होता है बेटा, तो वो ताक्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं हम इसे। इसी प्रकार से अगर हमने वीटी ग्राफ देखा बेटा, तो वीटी ग्राफ की जगह क्या होगा भैया, वीटी ग्राफ के लिए हमें ऐसा लिख सकते हैं कि वीटी ग्राफ की ढाल से हमें त्वरण ज्ञात होता है, ये भी ताक्षणिक होगा। इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पर वीटी ग्राफ में ही क्षेत्रफल देखा, क्या देखा, क्षेत्रफल मतलब वीटी का क्षेत्रफल, हमें क्या देखा, वीटी के क्षेत्रफल से हमें विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन मिलता है। और इसी प्रकार से अगर हमने एटी ग्राफ देखा बेटा, तो एटी ग्राफ के ढाल से कुछ नहीं मिलेगा, एटी ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है, एटी ग्राफ के क्षेत्रफल से सर जी हमें मिलता है वेग में परिवर्तन। तो ये छोटी छोटी बातें हमने सीखी, हमें पता है। चलो भैया, तो सवाल के साथ ही शुरुआत करते हैं। अब कल हमने जो सवाल करते हैं ज्यादातर एक्स ग्राफ थे ना, अब हम उसमें ही दूसरे और प्रकार के ग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। मान के चलो मुझे एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना, वीटी ग्राफ दिया गया है, अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अधिकतम त्वरण। वो आपसे विस्थापन वगैरह पूछ सकते हो, तो विस्थापन के क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, त्वरण के लिए ढाल निकालना होगी। तो अब ये सोचो ढाल अधिकतम कहां होगी, है ना, ढाल अधिकतम कहां होगी। या अगर ढाल निकालने में समस्या आती है तो आप ऐसा भी समझ सकते हो सर कि यहाँ पर ये वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से घट रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो हम इसमें गति के समीकरण भी लगा सकते हैं ना, बात बराबर ही है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर समय एक बार पूरा करके देखेंगे, हमें दिख रहा है, मुझे आंसर साफ दिख रहा है कि यार यहाँ पर ढाल अधिकतम है, अधिकतम ढाल है मतलब त्वरण अधिकतम यहाँ होगा, लेकिन फिर भी हम हर जगह का त्वरण निकाल कर बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो ऐसे ही t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकंड के लिए क्या होगा, तो सर t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकंड के लिए तो दो तरीके से बताऊंगा, ढाल से बताऊंगा आंसर वही आएगा और लगेगा भी वही क्या है, लेकिन एक बार दोनों का तरीका देख लेते हैं। ढाल से देखूंगा मैं, तो सर ढाल होता है tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो इसका लंब, इस त्रिभुज में मैं लंब देखूंगा तो लंब कितना हो जाएगा सर, 20 बटा आधार, आधार कितना है 20, तो ये आ गया 1, मतलब त्वरण जो आया इसका वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा सोचता कि v बराबर u प्लस at हर जगह लगा सकता हूँ, नहीं जब सरल रेखा होगी तभी लगा सकता हूँ, सरल रेखा होगी तभी नियत त्वरण होगा। तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना हो चुका है 20, प्रारंभिक वेग कितना है 0 प्लस a निकालना है और समय कितना है 20। लो भैया, ये हो गया 20 बराबर a इंटू 20, तो a का मान आ गया यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने बोला लगेगा भाई, होगा भाई, है ना, बस तरीका सोच, पहली स्टेप जो है वो अलग अलग दोनों पे। अच्छा सर, ऐसे ही अगर मैं देखूं t बराबर 20 सेकंड से t बराबर 30 सेकंड तक, तो यहाँ पर त्वरण तो 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, वेग नियत है। अच्छा, t बराबर 30 सेकंड से t बराबर 40 सेकंड के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर समय अंतराल जो है, देख बालक ध्यान से, समय अंतराल जो है 10 सेकंड का है और प्रारंभिक वेग 20 है, अंतिम वेग 80, तो दोनों तरीके से चाहे तो कर सकते हैं। v बराबर u प्लस at से अंतिम वेग हो गया 80, प्रारंभिक वेग कितना है 20 प्लस त्वरण निकालना है हमें और समय कितना है 10 सेकंड, तो ग्राफ से हमने निकाला सब कुछ, है ना। ये हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर a इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 60 बटा 10, मतलब ये हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। क्लियर है, छोटी सी बात है ना, कितना आ गया, ये 6 हो गया है, ये त्वरण का मान आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम बात करें 20 से 30 से 40 सेकंड के लिए हम ढाल से निकाल सकते थे। बिल्कुल बेटा, देखिए इस त्रिभुज में ढाल सोचो तो क्या करना पड़ेगा, फिर से लंब बटे आधार, तो ढाल क्या होगा, अरे अगर समीकरण होता तो मैं उसका अवकलन करके ढाल निकाल लेती, नहीं त्रिभुज साफ दिखा मुझे, तो इसमें लंब ये दूरी कितनी होगी सर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे तो ये लंब कितना है, लंब है सर 80 माइनस 20 बटा आधार कितना है सर, ये 40 माइनस 30 मतलब 10 हुआ, तो ये 60 बटा 10 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये त्वरण है, बात बराबर है, आने से बड़ा भाग बराबर सब कुछ समान है। ठीक है, अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसमें तो सर नेगेटिव ढाल है ना, इसमें कैसा ढाल नेगेटिव है, तो t बराबर मैं एक ही मेथड से करूंगा, है ना, t बराबर 40 से t बराबर 80 तक, 80 सेकंड तक क्या हुआ इसमें सोचो, तो प्रारंभिक वेग कितना दिया है सर, प्रारंभिक वेग तो हमें नहीं पता है, अरे पता है ना, मतलब यहां से यहां तक प्रारंभिक वेग, जब मैंने देखना शुरू किया क्या समझा था, प्रारंभिक वेग जहां से देखना शुरू किया, कब देखा, यहां देखा, हमारे 40 सेकंड देखो, यहां पर देखा, तो प्रारंभिक वेग कितना है 80, तो v बराबर u प्लस at, प्रारंभिक वेग है 80, अंतिम वेग कितना हो गया, अब अंतिम वेग हो गया 0 प्लस a, तुरंत पता नहीं कितना है, समय कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 40 सेकंड। अरे आया समझ में, 40 से 80 40 हो गया, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है, तो यहां से तुरंत मान निकाल लो, ये हो जाएगा -80 बटा 40 माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर ले, ऐसे मत देख मुझे यार, पता नहीं क्या खा कभी तो एकदम जल्दी आंसर निकाल देते। अरे आंसर कितना आ गया, है ना, ओहो नजर हटी, दुर्घटना, हाँ यहाँ भी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में था, तो यहाँ पर हमें जहां हमने त्वरण लिखा है उसको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा।
लो भैया, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, और कहाँ घटी दुर्घटना? यहाँ भी घटी है। टिंग 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 टिंग। चलो, तो हमारा आंसर क्या है? 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें दिख भी रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा ढाल है, मतलब तुरंत से ज्यादा नहीं होगा, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हर एक पार्ट में आपको करके बता दिया। अगर हमसे वो विस्थापन को एरिया निकालते हैं ना, वैसे कुछ सवाल देख लेते हैं। देखो, बोला है सरल रेखा में गतिमान एक पिंड का वेग समय ग्राफ पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। 6 सेकंड में पिंड का विस्थापन तथा तय की गई दूरी क्रमशः क्या होगी? तो 6 सेकंड में आपको बताना है। मीटर प्रति सेकंड में मीटर आंसर आएगा भैया। तो पहले हम एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकाला t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में, तो क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे सर S1 बोलते हैं विस्थापन को, तो वो हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई 4, तो क्या 8 मीटर हो गया है। ऐसे ही ऐसे ही t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के लिए देखते हैं, तो वो S2 आ जाएगा। तो S2 कितना आएगा? 2 गुणा -2। अरे ये वेग माइनस में आएंगे, नीचे से तो कहां आएंगे? माइनस में आएंगे, तो -2 हो जाएगा। तो -4 मीटर विस्थापन कितना है? -4 मीटर। मतलब पहले कुछ पॉजिटिव में गया, फिर कुछ नेगेटिव में जाएगा। इसी प्रकार से t बराबर 4 सेकंड टू t बराबर 6 सेकंड के लिए हम बात करें, तो S3 कितना हो जाएगा? S3 हो जाएगा 2 गुणा लंब कितना है यहाँ पर? फिर से 2 है बेटा, तो ये हो गया सर 4 सेकंड। अच्छा, अब आएगा मजा। अब मुझे निकालना है दूरी और विस्थापन। तो अगर मैं दूरी सोचूं, पहले क्या बोला उसने? विस्थापन बोला। चलो विस्थापन सोचते हैं। विस्थापन होता है की दूरी। तो विस्थापन में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और विस्थापन में पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या? हाँ होता है। तो विस्थापन आएगा 8 प्लस -4 प्लस 4, मतलब हो गया 8 मीटर। लेकिन जब मैं दूरी लिखूंगा बच्चों, क्या लिखूंगा मैं? दूरी। तो दूरी कैसे लिखूंगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूरी कैसे लिखूंगा? तो दूरी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो दूरी लिखने के लिए मैंने तो दूरी कैसे लिखूं मैं? तो दूरी लिखने के लिए क्या करना होगा? तो दूरी लिखने के लिए ध्यान से समझो मेरी बात को। दूरी लिखने के लिए हमें करना होगा 8 प्लस 4 प्लस 4, मतलब ये हो गया सर 12 और 4 16 मीटर। सर प्लस क्यों करते हो? क्योंकि विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। दूरी के लिए क्या लिखना होगा यहाँ पर? ये जो दूरी है इसलिए लिखना पड़ेगा -4 का मॉड। ये हमने आपको सिखाया था कि जो विस्थापन होता है उसका मॉड जो होता है वो दूरी होती है, मैग्नीट्यूड लिखना है। माइनस में जा रहा है तो जाने दो उसे, लेकिन वो चला कितना है ये दूरी होती है। क्लियर बेटा? ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 16। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसा सवाल हमने कल किया भी था। विस्थापन और समय का ग्राफ दिया हुआ है आपको। बोला है कि गतिशील कण हेतु विस्थापन समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। किस बिंदु पर कण का ताक्षणिक वेग ऋणात्मक होगा? मतलब किस क्षण पर वेग ऋणात्मक होगा? तो सर ये तो आसान सी बात है, ढाल से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? ढाल से पता चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सर यहाँ पर ढाल कम हुआ, शून्य हो गया, फिर ये नेगेटिव में गया, फिर ये पॉजिटिव में आया। तो नेगेटिव में कब गया? नेगेटिव में यहाँ पर गया, मतलब ई पर ताक्षणिक वेग नेगेटिव हो जाएगा। आसान सी कहानी। अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही एक और मजेदार सवाल। एक सरल रेखा में गति करते हुए कण का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। प्रथम 4 सेकंड में कण द्वारा विस्थापन व तय की दूरी ज्ञात करो। एकदम एग्जैक्ट वैसा वैसा सवाल है ना, हम फटाफट याद करते हैं ना। यहाँ पर अगर हमने बोला भैया इस सवाल में मेहनत भी कम करना है। देखो कैसे, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 2 मीटर है, ये मतलब 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 2 है और ये भी 2 है। अरे 2 से 4 मतलब 2 हुआ, ये 2 है, ये 2, मतलब ये जो क्षेत्रफल आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ t बराबर 0 सेकंड से, यकीन नहीं होता करके देख लो, 2 सेकंड में क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर मैं क्षेत्रफल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? ये हाफ इंटू लंब कितना है 2, आधा कितना है 2, तो 2 मीटर। तो अगर मैं दूरी लिखूंगा तो 2 + 2 4 हो जाएगी, और विस्थापन लिखूंगा तो 2 - 2 हो जाएगा। यार आसान सी बात है, ये 2 है, ये -2 है, ठीक है। अरे करके देख ले बेटा। तो यहाँ पर दूरी क्या आएगी? दूरी आ जाएगी सर 2 + -2 का मॉड, या 2 + 2 लिख सकते हो आप, मतलब आ गया 4 मीटर। और विस्थापन क्या आ जाएगा? विस्थापन सर जी विस्थापन होगा 2 - 2, मतलब हो गया 0, 0 नील बटा सन्नाटा, 0। एक और बढ़िया सवाल लेते हैं, है ना। ये बहुत ही रोमांचक सवाल, मतलब ये आखिरी सवालों में से एक है हमारा, फिर हम अपेक्षित पढ़ना शुरू करेंगे। ये बहुत ही रोमांचक सवाल है। ये सवाल मतलब 90% डाउट है, 99% डाउट रहेगा ना, इसलिए मेरा सवाल है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला देखते हैं। ये कार चिंटू मिंटू बबलू पिंटू, है ना, चिन्नू मुन्नू बबीता मुन्नी कोई गाड़ी में बैठ सकता है ना। एक कार कुछ समय के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होती है, उसके पश्चात वह नियत दर बीटा से अवमंदित होती है ना। मतलब और जैसे अधिकतम बेगा तुरंत सामने ब्रेक लगा दिया तो रुक गई, थोड़ी दूर चली। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे वो चली गाड़ी एकदम त्वरण से चली, ठीक है। फिर त्वरण वापस उसके बाद कौन सामने आ गया तो उसने ब्रेक लगा दिया। तो जैसे ब्रेक लगाएंगे तो फिर वह रुक गई यहाँ पर। तो यहाँ पर बीटा मंदन से चली, तो हमें नहीं पता कितनी दूर चली, कुछ नहीं बताया। फिर बोला कि अगर कुल समय, उसने बोला है कुल समय अगर टी लगा है, कुल समय कैपिटल टी कर देता हूं, मुझे अच्छा लगता है कैपिटल सी बोलना, इसमें कैपिटल टी हो तो ज्ञात करें अधिकतम वेग और तय की गई कुल दूरी। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आए, इसी में एक सवाल होता है, ये बता दूंगा, दूसरा सवाल बन जाएगा। त्वरण हुआ, नियत वेग से चली, फिर मंदन हुआ। तो हमेशा हम ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो इसे ग्राफ से हल करेंगे, कभी भी हमें हवाबाजी से नहीं कर पाएंगे हम, तो ग्राफ से हल करेंगे। और जब भी किसी भी चीज का ग्राफ बनाने का आपको बोला जाए तो हमेशा वीटी ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ? हमेशा वीटी ग्राफ बनाओ। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ एक होता है ऐसा ग्राफ है, 3 ग्राफ पड़े। वीटी ग्राफ ऐसा एक ग्राफ है जिसमें क्षेत्रफल भी कुछ ना कुछ देता है और ढाल भी कुछ ना कुछ देता है। क्षेत्रफल क्या देता है भैया? विस्थापन, और जो ढाल है वो क्या देता है? त्वरण। तो एक तीर से 2 निशान है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। पहले सर एक समान त्वरण हो रहा है और बोला है कि यह विराम अवस्था से प्रारंभ हुई है, ऐसा माना हमने। तो ये एक समान त्वरण हुआ, तो इसमें एक समान त्वरण के बाद में सर ये कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा, जैसे Vmax बोला उसने, निकालने का है उनको। तो ये Vmax निकालना है, चल जा बेटा। अच्छा, इसी प्रकार से फिर मंदन हुआ। क्या हुआ? मंदन हुआ। फिर अल्फा त्वरण बीटा मंदन, है ना, मतलब ढाल हमें पता चल गया, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालना, दूरी आगे है ना, आसान सवाल। तो अभी के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ समय t1 लगा और यहाँ समय t2 लगा। क्या बोल रहा हूं मैं? t1 समय के लिए त्वरित हुआ और t2 समय के लिए मंदन, त्वरण अल्फा और मंदन बीटा।
ठीक है भैया, चलो तो अब हम इनका हमको ये तो पता चल गया, अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक और बात पता है सर कि T1 + T2 जो होगा है ना, T1 + T2 जो होगा कैपिटल टी होगा मेरा, क्योंकि कुल समय उसमें बोला कैपिटल टी अल्फा और बीटा के टर्म्स में मुझे आंसर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं अल्फा मतलब T1 समय के लिए देखूं मैं, तो क्या मैं चल सकता हूँ v बराबर u + et होता है, या जो अल्फा त्वरण होगा बेटा, अल्फा त्वरण जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सर Vmax माइनस प्रारंभिक वेग तो 0 है बटा T1, यहाँ इसका ढाल से देख सकते हैं, जैसा वैसा देख लो। तो Vmax बटा T1 जो होगा वो अल्फा होगा, या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T1 जो होगा वो Vmax बटा अल्फा होगा। Vmax मतलब अधिकतम वेग जो उसने पूछा है उसको मैंने Vmax बोल दिया। इसी प्रकार से बीटा 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 क्या भैया मंदन है, इसलिए मैंने माइनस बीटा लगा दिया क्योंकि वो मंदन है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा बराबर हो गया, अब ये नेगेटिव स्लोप है तो 0 माइनस, सुना ये क्या लिखेंगे भैया, ये हमें ढाल लिखना है इसका, तो इसका ढाल क्या आएगा सर, ये अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग Vmax है, तो जब Vmax बटा T1 या सर T2 आप तो सीधा भी सोच सकते थे Vmax बटा T2 जो होगा बीटा होगा, है ना। अगर Vmax बटा T2 कर तो दोनों नेगेटिव आपने आप कंपनसेट कर दिया, कैसे आपने यहाँ इसका ढाल आपने नेगेटिव मान लिया और Vmax बटा बीटा Vmax बटा T2 कर दिया, दोनों से कर सकते हो, वही बात बनेगी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा बराबर Vmax बटा T2, तो T2 क्या हो गया, T2 हो गया Vmax बटा बीटा आ गया हमारा आंसर। ओ चलो अब हमें पता है T1 + T2 के बराबर है, तो इसका हम आंसर लिखते हैं T1 है T2 T1 + T2 को माना गया, ये कैपिटल T बराबर कर दे। आसान सवाल, आंसर से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपको बोलेगा कि इसका मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मान 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो भैया कैसे करेंगे। ठीक है, तो T1 + T2 क्या है, Vmax बटा अल्फा प्लस Vmax बटा बीटा बराबर कैपिटल T आ गया। तो अधिकतम वेग कैसे निकालेंगे, Vmax को ले, तो यहाँ पर हो गया सर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर हो गया कैपिटल T है। तो यहाँ से Vmax कितना आ गया, बल एवं बल का जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अगले पेज पे जाते हैं, बढ़िया से सॉल्व करते हैं। ये लेगा Vmax एलसीएम लेंगे बेटा हम, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा * बीटा अपन में अल्फा प्लस बीटा बराबर है कैपिटल T। तो Vmax का मान क्या आ गया, Vmax का मान आ गया अल्फा बीटा उधर मल्टीप्लाई कर दिया अपन अल्फा प्लस बीटा इनटू कैपिटल T। ये हमारा Vmax आ चुका है, क्या चुका भैया Vmax। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है सर। क्यों क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें दूसरे में तय की गई कुल दूरी निकालना है। तो तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कैसे लिखेंगे, कुल दूरी हो जाएगा यहाँ पर सर, कुल दूरी होता है s, वो होगा क्षेत्रफल के बराबर। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने का है तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू आधार, आधार है T1 + T2 और लंब कितना है, लंब है Vmax। तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं हाफ T1 + T2 कैपिटल T लिख सकता हूं, Vmax के लिए लिख दूंगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू कैपिटल T। उसके बाद में आएगा, तो देखो भैया ये कैपिटल T मल्टीप्लाई करके कैपिटल T का स्क्वायर बना देंगे, यहाँ पे जो दूरी आई उसका सूत्र हम लिख सकते हैं हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना। मैं अल्फा बीटा में करवा रहा हूं, सवाल में ए भी दे सकता है, वैल्यू दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो हम यही फॉर्मूले लगा लेंगे और हमारे सारे सवाल बन जाएंगे। क्लियर है कहानी, एकदम आसान सा सवाल, बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ बनाओ और ग्राफ से जो पता है वो कर दो। इसको याद करने के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, है ना, एक दो और सवाल लेंगे ग्राफ से और उसके बाद अपेक्षित गति करना शुरू करते हैं। एक जबरदस्त सी शॉर्ट ट्रिक इस पूरे को याद करने के लिए, बस एक छोटी सी बात याद कर लो कि यहाँ पर हम ऐसा मान रहे हैं कि जब त्वरित होकर अवमंदित होता है, इसी कंडीशन के लिए बता रहा हूं, जब त्वरित होकर अवमंदित होता है तो हमने मान लिया कि जो त्वरण है वो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा है। ये पहले ही जैसे ही आपको अल्फा बीटा दे तो आप त्वरण निकालो, उसका क्या निकालो, त्वरण कैसे निकालो, अल्फा बीटा अपॉन प्लस बीटा करके। फिर उसके बाद में आपसे वेग पूछा तो आपको प्रारंभिक वेग तो 0 पता है, अंतिम वेग क्या था, v बराबर त्वरण इनटू समय, तो यहाँ पे त्वरण का मान कर दो। दूरी पता है s बराबर ut + हाफ t स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0 है तो हाफ इनटू त्वरण इनटू t का स्क्वायर, तो त्वरण का मान फिर से कर दो। लो ये वही लिखा हुआ है हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, Vmax बराबर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t। आसान से याद हो गया, है ना। क्या रखना है, त्वरण का मान अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है बेटा, चलो आखिरी सवाल में से कुछ एक दो और सवाल ले लेते हैं, है ना। हमें अब एक ग्राफ मतलब 80 पे भी कर लेते हैं, है ना। हमने जो ग्राफ vt ग्राफ सारे सवाल vt x ग्राफ थे, त्वरण समय ग्राफ पे भी मतलब उस पे भी सवाल बन सकता है। क्या बोला गया आपको त्वरण समय ग्राफ दिया गया और इससे वेग समय ग्राफ बनाना है, मतलब एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन करना है, तो इससे हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो एक मिनट, हमने आपको पहले ही बोला था जो स्टार्टिंग में ग्राफ बनाए हैं, स्टार्टिंग में जो मैंने ग्राफ बनाए हैं उन्हीं से सारे ग्राफ बनते हैं। स्टार्टिंग में क्या ग्राफ बनाया था, मैंने आपको बोला था कि अगर एक समान त्वरण हो तो उसके करस्पॉन्डिंग या उसके अपेक्ष में हमने जो vt ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था। अगर त्वरण एक समान होगा, त्वरण एक समान होगा तो vt ग्राफ एक समान रूप से चलेगा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस कहानी खत्म होगी यार, इसमें क्या सोचने का, ये 80 ग्राफ है, पहले एक समान त्वरण था फिर 0 हुआ, फिर एक समान त्वरण है फिर 0 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर इसका vt ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, vt ग्राफ सोचो, vt ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर एक समान त्वरण है, चलो भैया फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर त्वरण 0 मतलब वेग एक समान हो गया, फिर त्वरण एक समान और है पॉजिटिव में ही है तो वेग और बढ़ेगा, तो यहाँ पर तीसरा सही जवाब आ गया। ठीक है, इसी में और प्रैक्टिस करवा देता हूं, एक दो सवालों की। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला होता जो 80 ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ये एक समान त्वरण फिर त्वरण 0 हुआ फिर त्वरण नेगेटिव में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक समान त्वरण है फिर त्वरण 0 हुआ फिर त्वरण नेगेटिव में चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका vt ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, देखो सर पहले एक समान त्वरण है तो वेग बढ़ेगा 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 अधिकतम होगा, फिर त्वरण 0 हुआ तो वेग एक समान हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा एक समान हो जाएगा, फिर त्वरण नेगेटिव हो गया तो वेग नेगेटिव में कम हो जाएगा। अरे आई बात समझ में, यहाँ पर अगर त्वरण जो है वो नेगेटिव में है मतलब वेग कम होना चाहिए। अब यार ये और ये एरिया अगर बराबर आ गए तो ये वाला मतलब फिर अंतिम वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया जो है वो वेग में परिवर्तन देता है। तो अगर ये एरिया बराबर हो गया मतलब यहाँ पे 0 से अधिकतम पहुंचा फिर अधिकतम से वापस 0 पहुंचा, क्योंकि एरिया बराबर नहीं हुए तो एरिया ज्यादा हो गया तो नेगेटिव में चलेगा, एरिया कम हो गया पर वेग कुछ पॉजिटिव में रह जाएगा क्योंकि वो वेग में परिवर्तन होता है। क्लियर है इस बात, तो ऐसे हम आसानी से ये सारे सवाल कर सकते हैं और इस पर हम बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी अब कर भी चुके हैं ना, बहुत सारा हमने इस पर पढ़ भी लिया। चलो तो अब क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आपेक्षिक गति। ठीक है, चलो भैया, तो आपेक्षिक गति की कहानी हम शुरू करते हैं। आपेक्षिक गति क्या होता है पहले तो ये समझना होगा, इसे इंग्लिश में रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। देखो
मान के चलो यहां पर चिंटू, जिसने कुछ ए बोल दिया, यहां खड़ा था, ठीक है। बबीता, ना चिंटू की तो मुन्नी थी भैया, बबीता तो मुन्नी की दोस्त थी। चलो यहां पर मुन्नी खड़ी है, तो अगर मैं चिंटू से पूछूं कि मुन्नी कहां दिखाई दे रही है, तो चिंटू बोलेगा सर कैसी बात करोगे मुन्नी, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, चिंटू के आगे मुन्नी खड़ी है। अगर मैं मुन्नी से पूछूं कि चिंटू कहां है, तो बोलेगा वो खड़ा पीछे है ना, मेरे को ही देखे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करिए, मुझे ही देखे जा रहा है, काला कौवा, तो ये मुझे ही देखे जा रहा है, तो ये क्या कौवा मैं इसका, छोड़ो उसको, तो मुन्नी को समझने दे, हम तो फिजिक्स समझते हैं इसमें। तो अगर मैंने तुमसे बोला कि चिंटू की किसी मूल बिंदु से, मुझे नहीं पता होगा मूल बिंदु, उससे दूरी एक्स ए है और मुन्नी की एक्स बी है, तो अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर चिंटू और मुन्नी के बीच में दूरी कितनी है, तो सर आप कहोगे एक्स बी माइनस एक्स ए, या आप एक्स ए माइनस एक्स बी भी कर सकते हो। क्यों? देखो आप एक गति समझने के लिए हम एग्जांपल समझ रहे हैं ना। अगर मैंने ध्यान सुनना, अब अगर मैंने चिंटू से पूछा कि मुन्नी कहाँ है ना, मैंने क्या बोला भैया, चिंटू से देखो ध्यान समझना, चिंटू से पूछा तो किससे पूछा, चिंटू से पूछा, तो जिससे पूछ रहा हूं है ना, वह मेरा प्रेक्षण हो गया, या उससे मैं चीजें देख रहा हूं। तो चिंटू से पूछा मुन्नी कहां है, तो इसे मैं बोलूंगा मुन्नी की दूरी, देखो फिजिक्स के टर्म्स में कैसे बोलेंगे, मुन्नी की दूरी चिंटू के सापेक्ष। सर चिंटू को इंग्लिश में लिखते हो, चिंटू इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, सीबीएसई में पढ़ा है ना, तो यहां पे मुन्नी की दूरी चिंटू के सापेक्ष, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मुन्नी कहां है, चिंटू के सापेक्ष, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं, इसे देखो और कैसे लिखूंगा, इसको और छोटे में करना हूं है ना, मुन्नी को बोला मैंने बी और चिंटू को मैंने बोला ए, तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बी की दूरी ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, या हम चाहे तो इसे अब से ऐसा बोलेंगे बी विथ रिस्पेक्ट, तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो आप, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, या पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब स्थिति बी की ए के सापेक्ष, या इसे लिखूंगा बी डब्ल्यू आर टी ए, यहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था है ना, बी डब्ल्यू आर टी ए मतलब बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हमें समझना था। बी कौन है भैया, मुन्नी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू, तो अगर आप चिंटू से मुन्नी को देख रहे हो तो आप लिखोगे बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पर इस पूरे सब कुछ एक ही लिखा गया है, और इस पूरे को और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स मतलब पोजीशन या स्थिति, बी ए के सापेक्ष, बस ये लिखा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब क्या, बी स्लैश ए मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी कहां है, ए के सापेक्ष, मतलब मुन्नी कहां है, चिंटू के सापेक्ष, मुन्नी कहां खड़ी है, चिंटू के सापेक्ष, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। तो अब पहले तो हम पूछे भैया, चिंटू से पूछा भैया बताओ मुन्नी कहां है, तो बोला मुन्नी वो रही है ना, देखी नहीं रही मेरी तरफ, वो देखा मुन्नी को, तो वो मुन्नी को तो मैंने बोला दूरी बता, मुन्नी और तेरे बीच का चक्कर हमें क्या करना, तो उसने बोला ये दूरी होगी सर एक्स बी, मुन्नी पर है, मैं एक्स ए पर हूं, तो मैं को अगर दूरी पूछी तो उसने बोला कि सर ये जो दूरी आएगी वो एक्स बी माइनस एक्स ए आएगी, क्या आएगी, एक्स बी माइनस एक्स ए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए को लिख सकता हूँ एक्स बी माइनस एक्स ए, क्या लिख सकता हूँ एक्स बी माइनस एक्स ए। तो इसमें किसी रॉकेट साइंस वाली बात है, गहन चिंतन से क्यों बता रहे हो, अभी आएगा मुझे। अगर मैं यही चीज पूछता पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कहता बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी कहां है, ए के सापेक्ष, मतलब बी पर बैठकर, अगर मान के चलो मैं तुम्हें छोटा सा चीटा बना के चिंटू पे बिठा दिया, चिंटू के साथ तुम जाकर बैठ गए, तुमको मुन्नी कहां दिखाई देगी, आगे दिखाई देगी है ना, तो वो कहता है एक्स बी माइनस एक्स ए पॉजिटिव वाली आएगी, नेगेटिव वाली आएगी, एक्स बी बड़ा है छोटा है तो पॉजिटिव वाली आएगी। इसी प्रकार से अगर मैंने पूछा मुन्नी है ना, मैं क्या बोला पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी मतलब पोजीशन ऑफ ए कहां है, बी के सापेक्ष, ए कहां है, या ए की स्थिति, ए की स्थिति बी के सापेक्ष, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसे हम क्या लिखेंगे है ना, तो अभी कॉमन सेंस समझते हैं। तो अगर मैंने बोला भैया, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए की स्थिति बी के सापेक्ष, मतलब बी मतलब मुन्नी, तुम जिसके सापेक्ष देखते हो उस पर बैठ जाओ बस। तो अब बैठ गए, मान लो चलो मुन्नी पर बैठ, बाल मत बैठो है ना, मुन्नी का मेकअप खराब हो जाएगा, फिर लोग बैठ नहीं पा रहे, हाँ यहाँ बैठे चीटी बनाकर, मुन्नी के कंधे बिठा दिया है ना, तुम यहाँ बैठे तितली बनाकर बिठा दिया, चीटी बन के क्यों बैठो, तितली बन के बैठो मुन्नी के ऊपर, तब मुन्नी यहाँ खड़ी है, तो तुम्हें चिंटू कहां दिखाई देगा, चिंटू कहां दिखाई देगा, तो पीछे देखो, तो मुन्नी के सापेक्ष चिंटू पीछे मतलब नेगेटिव दिशा में दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा, नेगेटिव दिशा में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या बोलोगे सर वो तो मुझसे पीछे है, मतलब मैं उसे लिखूंगा एक्स ए माइनस एक्स बी, फिर से क्या लिखूंगा एक्स ए माइनस एक्स बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, मतलब क्या लिखा मैंने कि वो कहां है, तो वो कहां है, उसकी स्थिति बतानी है, तो ए की स्थिति बतानी तो एक्स ए माइनस एक्स बी, फिर ये बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब बी की स्थिति बतानी है, तो एक्स बी माइनस एक्स ए और एक्स ए माइनस एक्स बी, मतलब कुल मिलाकर शॉर्ट में मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर एक्स मतलब एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब बी की स्थिति ए के सापेक्ष होगी एक्स बी माइनस एक्स ए, और ए की स्थिति बी के सापेक्ष होगी एक्स ए माइनस एक्स बी। देखो ध्यान से नेगेटिव आएगा, आना भी चाहिए नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मुन्नी आगे है चिंटू पीछे, तो मुन्नी जब चिंटू देखो पीछे क्या मतलब नेगेटिव दिशा में दिखाई देगा, और इसी प्रकार से अगर चिंटू देगा मुन्नी को तो आगे पॉजिटिव दिशा में दिखाई देगा। तो ये एक छोटी सी बात थी, हाँ। अब इसको और आगे कैसे समझे, देखो अब मान के चलो मैंने कहानी को आगे बढ़ी है ना, तो अब चिंटू बड़ा आगे, उसने बोला भैया मुन्नी तो देखी नहीं रही है, थोड़ा हलचल करते हैं, तो ये आगे बढ़ा वी ए वेग से, कितने वेग से बढ़ा, वी ए वेग से बढ़ा। उसी प्रकार से मुन्नी भी आगे बढ़ी, वो वी बी वेग से चली, कितने से चली, वी बी वेग से चली। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि चिंटू के अपेक्षित मुन्नी कितने वेग से चल रही है, या मुन्नी के अपेक्षित चिंटू कितने वेग से चल रहा है। ओहो, इसको पहले और बेसिक से बचपन में जाकर समझते हैं हम, सर हमारे बचपन में, हाँ चलो। तो अब बचपन में गए, बचपन में याद करो क्या होता था हमारे साथ, है ना सर, हम ट्रेन बैठते थे तो हम कर सकते ट्रेन चली, नहीं हम तो नहीं करते, हम लगता हम तो बैठे बस, ये पेड़ पीछे चली गया, ये खंबा पीछे चली गया,
ये पहाड़ पीछे चली गया, ये सब पीछे जाते हुए क्यों लगता था, ये सब कुछ पीछे जाते हुए क्यों लगता था, है ना। तो वो क्या हो रहा था उसको एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बेटा देखो क्या होता है, हम जब भी जिस भी चीज के ऊपर बैठ जाते हैं ना, तो हम उसे हमेशा विराम अवस्था में मान लेते हैं। मन ऐसा मानते नहीं, विराम अवस्था में मैं रुका, वो सारी चीजें पीछे जा रही है, ठीक है। भले ही हम चल रहे हैं लेकिन हमारा वेग जो है हम मान लेते हैं कि वो दूसरी वस्तु मिल गया और हम जिस दिशा में जा रहे हैं अपोजिट दिशा में हो जा रही है, तभी तो है ना, तभी तो ट्रेन आगे जाती है तो पेड़ पीछे चला जाता है हमें। तो ये क्या है, ये वास्तविकता में आपेक्षिक गति है जो बचपन से पढ़ते आए थे। हाँ बचपन से साइंटिस्ट हो तुमको पता ही नहीं है, लो भैया। और ऐसा एग्जांपल, मान लो तुम गाड़ी में जा रही हो, तो गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से दूसरी कार है ना, तो पीछे से दूसरी कार आती है, अगर उसका वेग ज्यादा है तुम्हारी कार से, तो तुम्हें क्या लगेगा, ये मेरे करीब आ रही है। अगर उसका वेग, मान लो तुम गाड़ी में बैठे हो, कार में उल्टी मुंडी करके पीछे वाले कांच में देख रहे हो ना, तो वो देखो सर वो कार मेरे करीब आई, मतलब उसका वेग ज्यादा है, तो तुम्हें करीब आती लग रही है, तो तुम्हारे सापेक्ष क्या हुआ, तुम्हें ऐसा लगा यार वो मेरे से नजदीक आना चाहती है। ऐसे ही मान के चलो कि अगर वो उसका वेग तुमसे ज्यादा होता, तो वो तुम्हें पीछे जाती हुई नजर आती है ना। उसका वेग अगर तुमसे ज्यादा होता तो तुम्हारे करीब आती, ज्यादा तो आगे पास आ गया। उसका वेग कम होता तुमसे तो वो तुम्हें पीछे जाती हुई नजर आ रही है। चल दोनों ही है, दोनों गाड़ी चल रही है। अगर तुम समान चल रही तो ये तो वही है, ये तो दूर भी नहीं आ रहा, पास भी नहीं आ रहा। अगर पीछे वाली तेज चल रही तो ये तो मेरे पास आ गई, ठीक है, तो दूरी कम होगी दोनों के बीच में। और अगर पीछे वाली धीरे चल रही है तो क्या होगा, चल मैं तो आगे बढ़ जा रही है तो मेरे सामने दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब आपेक्षिक गति है जिससे हमें ऐसा महसूस होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। हम अगले पेज पर जाते हैं और हम बात करते हैं आपेक्षिक वेग की। आपेक्षिक वेग की बात करना चाहते हैं हम। तो आपेक्षिक वेग, वेलोसिटी लिखना है हमें। तो सर वेलोसिटी कैसे प्राप्त करें, हमें प्राप्त हुआ अभी XAV, तो इसे हमने लिखा XB माइनस XA। क्या लिखा, XB माइनस XA। तो अगर मैंने इसे अवकलित कर दिया XAV बटा dt कर दिया, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा d XB बटा dt माइनस d XA बटा dt। क्या कर रहा है, अवकलित कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि अवकलित करने के बाद में जो x है उसमें लिख सकता हूं v, तो जब VAB बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा VB माइनस v। मतलब ये हुआ कि अगर आपको b का वेग निकालना है a के आपेक्ष, ध्यान रखना जिसके आपेक्ष देखते हैं, जिससे से देखते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो a के आपेक्ष वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। इसी प्रकार से अगर मैंने इसके लिए किया होता तो मैं लिख सकता था वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये होगा वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। लेकिन सर ये सब कर क्यों रहे हैं हम, क्या चल रहा है मेरे जीवन में। देख हमें क्या करना है, वैसे सवाल करना है, दो गाड़ियां साथ में चल रही है, तो ये इसको कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो इसके आपेक्षिक वेग कितना दिखाई देगा, है ना। मतलब मान के चलो कि मैंने एक चलती हुई गाड़ी में गोली चला दी चोट के ऊपर, तो वो जो गोली चलेगी तो उसको मेरा वेग भी मिलेगा, खुद का वेग भी होगा। चोट भी किसी वेग से चल रहा है तो उसको कितने वेग से टकराएगी, ये कैसे निकालेंगे भैया, ये सब इससे निकलेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो a b मैं चाहता हूं छोटी सी बात यहां से लिख सकता हूं, तो वो फील लेता हूं मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a वो माइनस साइन से a विद रिस्पेक्ट टू b। अरे देखो ध्यान से, नेगेटिव है ना उसका, और ये इसका नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल है। चलो एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात है, एग्जांपल के थ्रू मैं समझता हूं। सर ये तो क्या पता नहीं क्या लिख दिया आपने। चलो देखो मान के चलो अब ये जो चिंटू था, चिंटू चला 10 मीटर पर सेकंड से, बोले भैया मुन्नी के पास चला, मुन्नी को बताना पड़ा, हम सीबीएसई वाले बच्चे हैं, मुन्नी सरस्वती में पढ़ती है, तो मुन्नी को पता चला चिंटू सीबीएसई का ऐसे इंप्रेस हो गई, तो वो बताने चला मुन्नी को भी लगा भैया तुम्हें करीब आ जा, तो वो मुन्नी भी आगे बढ़ी, मुन्नी बढ़ी 5 मीटर से। चिंटू को एक बोला था, मुन्नी को भी बोला था। अच्छा तो अब मान के चलो मैं चीटा बना के तुमको चिंटू बिठाया, है ना। तो अगर मैंने तुम्हें चीटा बना के चिंटू पे बिठाया तो मैं दूंगा वेलोसिटी ऑफ मुन्नी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू, है ना। क्या बोल रहा हूं, मुन्नी चिंटू के आपेक्ष, वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, तो ऐसे लिखेंगे vb माइनस v। क्लियर है बेटा, तो b विद रिस्पेक्ट टू a मतलब वेलोसिटी ऑफ vb माइनस v हो जाएगा यहां से, मतलब वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू मतलब b पर b की वेलोसिटी a पर बैठो, तो तुम्हें क्या लगेगा, हां मुन्नी पास आ रही है, मुन्नी तुम भी चल रहे हो, लेकिन तुम्हें लगेगा तुम दोनों के बीच में दूरी कम होती जा रही है, आपेक्षिक दूरी कम होती जा रही है, मुन्नी पास आ रही है। तो देखो क्या वाकई मुन्नी पास आ रही है, ये है 10, ये है 5, हां तो 5 मीटर प्रति सेकंड से मुन्नी पास आती हुई लगेगी, है ना, आगे से पास आती हुई लगेगी, इस दिशा में पास आती हुई लगेगी। ऐसे ही मान के चलो मैं पूछा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता ये तो -5 होता, अभी आपने बताया नेगेटिव होता, बिल्कुल। तो अगर मैं तितली बनाकर मुन्नी पर बैठाया होता, अगर मैं तुम्हें तितली बनाकर मुन्नी पे बिठाया होता, तो मुन्नी पे बैठे तो मुन्नी पे बैठ के लगता, मुन्नी ऐसे मुन्नी भागी, उसको चिंटू मेरे करीब आ रहा है, लेकिन वो नेगेटिव दिशा से आ रहा है। देख चिंटू को इस दिशा में मुन्नी आती लग रही है, तो इस दिशा को अगर मैं पॉजिटिव बोल दिया, इधर वाली दिशा पॉजिटिव होगी तो इधर वाली दिशा अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना भैया। तो यहाँ पर चिंटू इस तरफ आने लगेगा तो -5 मीटर पर सेकंड से आता है। क्लियर ये कहानी, ठीक है बेटा। तो चिंटू और मुन्नी की कहानी हमने समझा। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि ग्राउंड के आपेक्षित हम कैसे लिख सकते थे, जमीन के आपेक्षित, है ना। तो हमें और फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक एग्जांपल करने का बोल रहा था मैं, जैसे मान के चलो कि इसको और गहराई से बेहतर तरीके से समझते हैं ना। मान के चलो यहाँ पर चिंटू बैठा गाड़ी में, बोला भैया अब तो मुन्नी तो हाथ ही नहीं आ रही, मुन्नी ने भी ली गाड़ी, है ना। चिंटू अपनी BMW में, मुन्नी ऑल्टो में, और यहाँ पर अब इन सबको पेड़ के नीचे बैठकर देखा है रामलाल, तो भैया मस्त कहानी चल रही है रोड पे, है ना, मस्त अपने सिम पर मल दिया है ना, और बैठ के खा रहा पेड़ के नीचे। तो अब यहाँ पर अगर ये चिंटू जो है इसको हमने A बोल दिया, मुन्नी को B बोल दिया और रामलाल को C बोल दिया, तो ये चल रहा था 10 मीटर सेकंड से, ये चल रहा है मुन्नी चल रही है 5 मीटर सेकंड से, मुन्नी बैठी ऑल्टो में। तो यहाँ पर अगर मैंने अब आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ, है ना, या वेलोसिटी ऑफ चिंटू A विद रिस्पेक्ट टू B विद रिस्पेक्ट, अब रामलाल नहीं कहानी में है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C मतलब क्या हुआ कि रामलाल के सापेक्ष चिंटू कैसा चलता हुआ दिख रहा है, या मैं से भी कैसे बोल सकता हूं, रामलाल तो बैठा जमीन पे बैठा, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल देंगे, क्योंकि वास्तविकता में क्या है, ये तो समूह माया में फंसे हुए भैया चिंटू और मुन्नी, तो वास्तविकता में किसको पता है असली जिंदगी कौन जी रहा है, रामलाल जमीन पे बैठकर जमीन से जुड़ा आदमी है, ठीक है। तो जमीन पर बैठकर सही चीज निकाल दी, अच्छा हां ये तो चल रहा है। तो यहाँ अगर हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C मतलब वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C। अच्छा लेकिन यहाँ पर ग्राउंड तो नहीं चल रहा है, रामलाल रुका हुआ है, तो उसका वेग तो शून्य हो गया, V तो शून्य हो गया, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 10 - 0 मतलब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C
अच्छा अगर ऐसे में पूछता वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू अब देखिए बात जिंदगी का मतलब रामलाल ने देखा हां चिंटू और मुन्नी तो जा रहे है ना अब अगर चिंटू का मेन मकसद तो क्या है वहां पहुंचना लेकिन वो चला तो रामलाल यहां क्या कर रहा है तो उसने रामलाल को देखो रामलाल कितने वेग से चला गया उसको उसने कहा रामलाल के पीछे है ना तो यहां पर ये क्या हो जाएगा ये जो माइनस वी ए सी अरे भाई चलो कर देता हूं मैं ये करूंगा बीसी माइनस वी बात बराबर है ये इसका नेगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा 0 -10 मतलब -10 मीटर प्रति सेकंड से रामलाल पीछे जाता हुआ दिखाई देगा आई बात समझ में चमका भैया जबरदस्त तरीके से तो यह इसे -10 मीटर प्रति सेकंड से चलता दिखाई ऐसे ही मान के चलो ऐसे ही मानो और चलो भैया अगर मैंने मुन्नी से पूछा होता वेलोसिटी ऑफ रामलाल बताइए वेलोसिटी ऑफ मुन्नी मतलब b विद रिस्पेक्ट टू रामलाल ये होता सर vb - vc मतलब ये तो 5 - 0 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से मुन्नी जो है ना उसको मुन्नी मतलब रामलाल को मुन्नी चलती दिखाई देती इसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b मतलब रामलाल को मुन्नी कैसे दिखाई देगी -5 मीटर प्रति सेकंड से क्लियर बेटा तो ऐसे हम आपेक्षिक गति किसी की भी एक की दूसरे के सापेक्ष निकाल सकते हैं और चीजें हल कर सकते हैं ठीक है तो सर अब इसका यूज क्या है हमें यूज नहीं समझ में आया तो बेटा उसका यूज समझो उससे पहले दो और इंपॉर्टेंट सी छोटी-छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं है ना हम यहां पे ग्राफ के जरिए उस चीज को और बेहतर जहन में उतारना चाहते हैं मान के चलो यहां पर मैंने एक एक्सटी ग्राफ बनाया है ना एक एक्सटी ग्राफ बनाया एक ही ग्राफ में दो गति साथ में बताऊंगा पहला एक्सटी ग्राफ बना जो यहां से बना है ना ये ए है क्या चिंटू और ये मुन्नी ग्राफ है तो चिंटू और मुन्नी का ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ क्या बताता है ये ग्राफ क्या बताता है ये ग्राफ बताता है कि यहां पर टाइम t = 0 पे मुन्नी 0 पे थी और चिंटू कहीं था लेकिन अब इनके बीच की जो दूरी है वो देखो दूरी जो ये एक्सटी ग्राफ है भैया विस्थापन बताएगा तो ये विस्थापन एक जैसा है या इन दोनों की स्थिति आपेक्षिक स्थिति है ना मतलब कि मुन्नी के आपेक्ष चिंटू वो एक ही जैसे है क्यों क्योंकि देखो दोनों एक ही वेग से ढाल समान है तो यहां पे वेग ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेग ऑफ बी या चिंटू का वेग मुन्नी के बराबर है दोनों एक ही जैसे एक मान के मुन्नी यहां पे चिंटू यहां दोनों एक समान वेग से चल रहे हैं तो उनके बीच आपेक्षिक दूरी कम ज्यादा नहीं होगी या v रिलेटिव जैसे मैं v रिलेटिव लिख सकता हूं मतलब ये v - v करो या v - v करो इसे vr से ये क्या होगा अपेक्षित वेग अपेक्षित वेग से भी चिह्नित करेंगे v रिलेटिव तो ये हो जाएगा 0 या 0 है ना तो यहां पर जो इनके बीच में दूरी बढ़ रही है ना तो घट रही है ढाल समान है ना तो यह एक दूसरे ऐसा भी लिख सकते हैं यह एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है ठीक है मतलब वो भी यहां चलो है ना जैसे मान के चलो कि तुमने क्या किया एक है ना तुमने अपने डॉगी के गले में एक डंडा बांध दिया डंडे के आगे लटका दी हड्डी है ना ऐसा डॉगी बना रहा डॉगी और डॉगी यहां पे हमारा डंडा और यहां पे लटका दी हड्डी बोला आप खा क्या बता है ना तो डॉगी को क्या दिया मेरे सामने हड्डी मैं चलूं मैं भागूं डॉगी वाला हड्डी लगा दोनों एक साथ कभी पकड़ नहीं पाएगा उसे ठीक है या मान के चलो तुम गाड़ी में बैठे हो तुम्हारे बगल में दोस्त बैठा हुआ दोनों एक से चल रहे हो तो तुम्हारा अपेक्षित क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ऐसे ही अगर मान के चलो मैंने यहां पे एक्स ग्राफ बनाया और इस एक्स ग्राफ में कुछ ऐसा बनाया कैसा बनाया ये है भैया चिंटू और ये है मुन्नी तो इसका मतलब क्या होगा ये है मुन्नी ये है चिंटू मतलब चिंटू का वेग ये वास्तविक कंडीशन थी है ना क्या दिखाई दे रहा है भैया वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा वो b से ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ b से क्योंकि इसका ढाल ज्यादा है इसका ढाल कम है भले ही एक मुन्नी आगे थी चिंटू पीछे था दोनों अलग अलग स्थिति पे जब चलने लगे तो मुन्नी इतना तेज नहीं चली चिंटू ने उसे ओवरटेक कर लिया है ना तो ये जो स्थिति है ये जो बिंदु बताया दोनों कटान बिंदु जो है वो ये बताता है कि यहाँ पर ये दोनों मिले और चिंटू को घने और तेज चल रहा है भैया अब हम जोड़ेंगे ना उसको गाड़ी में मजा आ रहा है BMW में मजा आ रहा है तो एकदम भगा जा रहा है तो उसने भगाई गाड़ी तो यहाँ पर क्या होगा ये इस समय पर या इस स्थिति पर या इस समय और इस स्थिति पर क्या है ये दोनों का कटान बिंदु है इस स्थिति पर दोनों मिले अब इनके बीच में ऐसा भी समझ सकते देखो यहाँ पर ये दूरियां या अपेक्षित कम हो रहा है फिर शून्य फिर अनंत समय तक बढ़ता जाएगा इन दोनों अपेक्षित दूरी जो है वो अनंत समय तक बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे v रिलेटिव जब लिखेंगे हम तो हो जाएगा v रिलेटिव हो जाएगा v a - vb वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है ना मतलब क्या हुआ मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं कि इनके बीच में सापेक्षिक दूरी जो है सापेक्षिक दूरी पहले कम होगी फिर बढ़ेगी तो ऐसे छोटी सी कहानी समझ सकते हैं ऐसे ही तीसरी कंडीशन हो सकती है बेटा कि यहाँ पर x और t है ना देख लो भैया दो कंडीशन हो चुकी है तीसरी कंडीशन बना रहा हूं ऐसा कुछ हो जाए कैसा हो जाए कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल जाए ओहो सर यहाँ पे हमने जो पढ़ा इसमें चिंटू और मुन्नी दोनों एक ही दिशा में थे रामलाल बैठा हुआ था लेकिन ऐसी भी तो कंडीशन पॉसिबल है कि है ना अब जरूरी थोड़ी ना कि चिंटू और मुन्नी में हमेशा ही टकराव रहे ऐसा हो सकता है कि जैसे ही मुन्नी ने चिंटू को देखा चिंटू ने मुन्नी को देखा तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए तो ये 10 मिनट से 5 मिनट से एक दूसरे की तरफ चल दिए अरे ऐसा भी हो सकता है ना मतलब ये दोनों की कहानी खत्म हो गई फिर चिंटू और मुन्नी अलग अलग हो गए फिर उसके बाद में वर्षों बाद सालों बाद मुन्नी ने देखा कि ओहो चिंटू वापस आ गया है मेरी जिंदगी में तो अब अगर इसने इसको देखा तो अब अगर मैं अपेक्षित वेग पूछूं मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b पूछूं मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मतलब मुन्नी के सापेक्ष चिंटू का वेग पूछूं तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b ये होगा लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे a बोलूं इसे b बोलूं बेटा तो यहाँ पर ये इस दिशा में चल रहा है इस दिशा में चल रहा है तो अपेक्षित वेग मुझे लिखना पड़ेगा va माइनस वीबी माइनस क्यों कर दिया अब मैंने क्योंकि ये इधर जा रहा है ये इधर आ रही है मतलब 5 माइनस 10 माइनस माइनस 5 या 15 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं मतलब क्या हुआ कि ये अब हो जाएगा va प्लस वीबी क्या हो जाएगा va प्लस वीबी हो जाएगा क्या ये बात सभी को बहुत बेहतरीन रूप से समझती है va प्लस वीबी हो जाएगा क्लियर है ना तो va प्लस वीबी मतलब कि मैं ऐसा भी याद रख सकता हूं कि अगर समान दिशा में दो वस्तुएं चल रही है तो उनका अपेक्षित वेग घटेगा और विपरीत दिशा में दो वस्तुएं चल रही है तो उनका अपेक्षित वेग जुड़ेगा क्लियर है कहानी तो कब जुड़ना है कब घटना है तो वैसे ही यहाँ पर इस ग्राफ से भी हम समझ रहे थे बेटा ना वही स्थिति कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ पर ये चिंटू इधर जा रहा है मुन्नी कहीं दूर खड़ी थी उससे है ना तो ये स्थिति है ये कहीं ना स्थिति ये t = 0 पे यहाँ पर थी फिर ये इस दिशा में आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में पहले दूरी घटेगी 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 फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी है ना और ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय पर ये दोनों मिले लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं a बोलूं ये b बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ a जो है वो पॉजिटिव है धनात्मक है वेलोसिटी ऑफ b जो है वो ऋणात्मक है क्योंकि इसका ढाल नेगेटिव है
अगर ढाल नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर अगर हमने सोचा कि va प्लस vb कर लूँ, va मतलब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v देख लूँ या v रिलेटिव देख लूँ बेटा, तो वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा सर va प्लस vb। ठीक है, जब भी दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो सापेक्षिक वेग जुड़ेगा और समान दिशा में आपेक्षिक वेग घटेगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या लिखूंगा मैं, पहले दूरी कम होगी, फिर मिल लिए दोनों, मिल क्या नहीं जाएंगे क्या, फिर दोनों अपने विपरीत दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर फिर बढ़ेगी, फिर दूरी या आपेक्षिक दूरी भी लिख सकते हैं, फिर दूरी बढ़ेगी। क्लियर है कहानी। तो ऐसे हम ग्राफ से भी सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेटा अब हम यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर अपेक्षित वेग की बात करी, वैसे ही हम अपेक्षित त्वरण भी देख सकते हैं। अपेक्षित त्वरण, तो अपेक्षित त्वरण क्या होगा, वो भी रिलेटिव हो जाएगा और उसे भी हम va माइनस a माइनस ab लिख सकते हैं। जैसे अपेक्षित वेग है वैसे अपेक्षित त्वरण भी हो सकता है। हम गति के समीकरण भी लिख सकते हैं, गति के समीकरण भी लिख सकते हैं रिलेटिव के लिए, अपेक्षित गति के लिए। तो गति के समीकरण जो हो जाएंगे, गति के समीकरण, तो यहां पर हम गति के समीकरण में क्या लिख सकते हैं, तो पहला समीकरण v फाइनल तो v रिलेटिव बराबर अपेक्षित प्लस अपेक्षित त्वरण इनटू t। आर आर क्या अपेक्षित, क्यों, क्योंकि अपेक्षित प्रारंभिक दूरी कितनी थी, अपेक्षित प्रारंभिक वेग कितना था, अपेक्षित अंतिम वेग कितना था, अपेक्षित त्वरण कितना था। और समय अपेक्षित नहीं होता, समय जो तेरे लिए है वही मेरे लिए है, वही चिंटू के लिए, वही मुन्ने के लिए, वही रामलाल के लिए, समय सबके समान होता है, समय का अपेक्षित कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा समीकरण लिखूं तो लिखूंगा ut प्लस हाफ ar इनटू t का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण चाहूं तो vr का स्क्वायर बराबर ur का स्क्वायर प्लस 2ar इनटू s हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम इनका यूज तो बहुत ही कम करेंगे, है ना, हम डायरेक्ट आंसर अभी निकालेंगे, इनका इस पे सवाल तो निकलने से बहुत कम ही है, लेकिन फिर भी अपेक्षित गति के लिए समीकरण क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको लिखकर बता दिया। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर एक और प्रकार का छोटा सा सवाल कर लेते हैं। दो बसे ए और बी समान दिशा में क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। ए के सापेक्ष बी तथा बी के सापेक्ष ए का वेग ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा सवाल, जैसे हमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बोला है समान दिशा में एक ही साथ, तो ये va आ गया है हमारे पास 20, ये आ गया है vb 15, तो ये हो जाएगा ए का बी के सापेक्ष, तो ये va विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, तो va माइनस vb, तो कितना आ गया, ये हो गया 20 माइनस 15 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही v विद रिस्पेक्ट टू ए पूछते हैं तो ये माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है कहानी। तो ऐसे हम आसानी से चीजें समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। ऐसा ही एक और जोरदार जबरदस्त सवाल करते हैं। हाईवे पर है ना, हाईवे पर यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा इसमें, है ना। ये मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड उड़ रही है गाड़ी। चलो भैया, तो चोर पुलिस वाला सवाल करने के तैयार हो। और ऐसा ही सवाल नीट में अभी भी पूछा गया है कुछ ही वर्ष पहले, है ना, पिछले साल भी ऐसा सवाल पूछा गया था अपेक्षित गति पर, नीट स्पेशल। देखो आखिरी सवाल है आपकी क्लास का, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम इसमें और भी दिलचस्प सवाल करने वाले हैं। सवाल कहता है हाईवे पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील पुलिस वन, पुलिस यहाँ पे पुलिस गाड़ी थी, ठीक है, पुलिस गाड़ी चल रही है ना, और कितने से चल रही है 30 किलोमीटर, भैया बहुत ही धीरे आराम से, हाँ, तो पुलिस वाले पास खड़ी गाड़ी हुई। फिर उसके बाद में उसी ही दिशा में 190 किलोमीटर की रफ्तार चाल से उसके आगे जा रहे चोर की कार पर गोली चलाती है। तो यहाँ पे चोर, समझो, चोर BMW लेके घूम रहा है, BMW चल के भागा चिंटू की, यहाँ पे चिंटू BMW चल के भागा, पुलिस के पीछे वाले 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो ऐसे तो पुलिस अभी चिंटू की गाड़ी पकड़ नहीं पाएगी, BMW लेके भागा, 190 भयंकर तेज चल रहा है वो। अरे 190 किलोमीटर प्रति घंटा समझते हो ना, है ना। नॉर्मली जो हमारी बस चलती है ना वो 60 70 80 पे चलती है, 190 बहुत तेज चल रही है। तो फिर आप क्या करा, उन्होंने बोला कि अब तो हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उसने बोला कि यदि गोली की नली से निकलने पर चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहां से पुलिस वालों ने चला दी एक गोली 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि जो गोली है ना, जो गोली है वह ये 90 होगा बेटा, है ना। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ज्यादा तेज चोट चलाएंगे ना गड़बड़ हो जाएगी, सवाल नहीं होगा, 90 कर लो। हाँ, आई एम एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इस वजह से मैंने गोली BMW थोड़ी कम कर दिया, 190 BMW फट जाएगी, है ना, तो 90 पे चलाओ। तो अब आपको ये बताना होगा, आपको ये बताना है सवाल में कि कितने वेग से गोली चोर को लगेगी, ठीक है। तो चोर पुलिस वाला सवाल क्या कह रहा है कि हाईवे पर 30 किलोमीटर घंटे की चाल से गतिशील पुलिस ने उसी ही दिशा में 90 किलोमीटर घंटे की चाल से उसके आगे जा रही चोर की कार पर गोली चलाती है। तो चोर जा रही है 90 किलोमीटर घंटे की चाल से, फिर बोला कि यदि गोली की नली से, है ना, गोली निकली नली से 150 किलोमीटर घंटे से, तो आपको ये बताना है कि कितने वेग से गोली चोर की गाड़ी में लगेगी। तो देखो बेटा, ये हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ पुलिस दिया हुआ है। पुलिस किसके सापेक्ष, 30 किलोमीटर घंटे के सापेक्ष दिया हुआ, कोई नहीं देख रहा है, नहीं ग्राउंड के सापेक्ष कुछ नहीं बोला, ग्राउंड के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष, जी मतलब ग्राउंड, धरातल, तो धरातल के सापेक्ष ये हमें दिया है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का इक्वेशन नहीं होता सर। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, फिर हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो चोर कितने से चल रहा है, C फॉर चोर, तो चोर कितने से चल रहा है, चोर चल रहा है सर यहाँ पे 90 से, वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड वेलोसिटी शून्य होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ये चल रहा है 90 किलोमीटर घंटे की चाल से। अब आपको क्या निकालना है कि कितने वेग से गोली चोर को लगेगी, मतलब तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू चोर, ये आपको निकालना है। क्यों, क्योंकि चोर को कितने वेग से बुलेट लगेगी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू चोर, बुलेट की रफ्तार चोर के सापेक्ष कितनी होगी ये निकालना है आपको। तो बुलेट की रफ्तार में 150 डिग्री कर लेते हैं, ये हो जाएगा vb बराबर vb विद रिस्पेक्ट टू vb माइनस vc। हां, ऐसा मत कर देना बस, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है हमें, vb दिया हुआ है क्या, vb 150 नहीं, vb नहीं दिया है हमें, दिया है वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस दिया हुआ है हमें, बुलेट की रफ्तार पुलिस के सापेक्ष में। अरे यार एक बात बता, अगर पुलिस ने गोली चलाई तो वो तो उसे दिखी ना
150 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती थी, जमीन वाले के लिए तो और तेज भागेगी बुलेट, क्योंकि अगर एक चलती हुई चीज दूसरी चलती हुई चीज को मतलब किसी दूसरी को गति दी तो मेरा वेग भी उसे मिल जाएगा। तो वो अपेक्षित गति से समझ सकते हो, मैंने पहले बताया था तेरा वेग उसे मिल गया, वो क्या वाला एग्जांपल बताया था। तो तेरा वेग उसे मिल गया तो कैसे मिला, ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, बी फॉर बुलेट। तो यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, ये 150 है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये क्या कुछ नहीं लिखा, मतलब ग्राउंड के सापेक्ष हो गया ये, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा बेटा 150 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। इसलिए मैं बोलता था पहले कि जो तुम्हारी वेलोसिटी उसको मिल गई कैसे, ऐसे मुझे अपेक्षित गति पहले से आता था। तो 150 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 30, मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट चल रही है जमीन के सापेक्ष ना। तो जमीन के सापेक्ष तो कुछ नहीं है, मतलब ग्राउंड के सापेक्ष, क्योंकि किसी के सापेक्ष नहीं, मतलब जमीन के सापेक्ष दिखाया मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट चोर के सापेक्ष जो हो जाएगी वो हो जाएगा 180 माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर 90, मतलब हमारा आंसर आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसे चोर को जो बुलेट जाकर लगेगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगेगी। क्लियर है कहानी। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्विज के रूप में 2 सवाल दे रहा हूं, जल्दी से इनके जवाब बताओ और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब बताओ। सवाल क्या कह रहा है, चित्र में x दिशा के अनुदिश गति करते हुए कण के लिए समय फलन, मतलब समय का आपको ग्राफ दिया है, विस्थापन और समय के बीच में फलन रूप में विस्थापन दर्शाया गया है। तो आपको बताना त्वरण शून्य कब होगा। वाह वाह, मौज हो गई। 10 सेकंड का समय, तो ज्यादा ले लो थोड़ा। चलो भैया, टाइम अप। विस्थापन और समय के ग्राफ में अगर ग्राफ एक सरल रेखा आए, एक्सटी ग्राफ में अगर एक सरल रेखा है मतलब इसका वेग नियत है, और अगर वेग नियत है मतलब त्वरण शून्य है। वेग नियत है मतलब त्वरण शून्य है। तो त्वरण शून्य तो ए से बी में वेग नियत है, सी से डी में वेग नियत है, मतलब ए से बी में भी है और सी से डी में भी है, मतलब ए और सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी से सी में परवलय बन रहा है, डी से ई में भी परवलय बन रहा है, मतलब कि यह त्वरित गति है। हमने देखा त्वरित गति में परवलय बनता है, तो त्वरण शून्य नहीं होगा। अगला सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। एक तार स्थिर अवस्था में कुछ समय के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत दर से त्वरित है, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत दर से मंदित होकर स्थिर अवस्था में आ जाती है। यदि यह 3 सेकंड के लिए गतिशील है तो इसके द्वारा अधिकतम वेग प्राप्त अधिकतम चाल। अल्फा बीटा वाला फार्मूला। चलो टाइम अप। मैक्स का फार्मूला क्या बताता हूं मैं तुम्हें, पहले अल्फा बीटा मतलब त्वरण निकालो इसका। अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी। तो ये क्या हो गया, अल्फा कितना है सर 2 इंटू 4 बटा 2 प्लस 4 इंटू समय है 3, तो हो जाएगा 8 बटा 6 इंटू 3, मतलब आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है कहानी। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज हमने अपेक्षित गति ही मेनली पढ़ा, क्योंकि उससे पहले हम सवाल ही कर रहे थे ग्राफ वाले। तो अपेक्षित गति में हमने देखा कि वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो वी माइनस वी और वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, है ना, हो जाएगा वी माइनस वी ए। और हमें ये भी पता चला कि सर वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू जो होगा माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। तो ए बी माइनस बी ए कर सकते हो आप, है ना। तो ये कैसे सीखा हमने, इस पर बैठकर देख लो, किसके आपेक्ष देख लो, मतलब ये ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब बी पर बैठकर ए को देखा जा रहा है, बी पर बैठकर ए को देखा जा रहा है। इसी प्रकार से b विद रिस्पेक्ट टू a, है ना, ये क्या लिखा है b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब b पर बैठकर, अगर b विद रिस्पेक्ट टू a मतलब कि a पर बैठकर b को देखा जा रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू जिसके आपेक्ष देखते हैं उस पर बैठ जाते हैं हम। ठीक है, अभी बैठने का चक्कर में और डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। गति समीकरण को उदाहरण करें हमने और आरेखीय विश्लेषण का उदाहरण करें हमने, और अपेक्षित गति के लिए हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा बेटा। मिलते हैं क्लास में जिसमें हम अपेक्षित गति पर और वार्तालाप करेंगे और महत्वपूर्ण उदाहरण करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसका हम गति शुरू करेंगे। क्लास में इतना ही, इतना रिवाइज कर लो। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।